नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम शब्द परिवर्तन की इकाई का एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को बदलने के लिए 4 इकाइयाँ मानी जाती हैं, जिन्हें हम शब्द परिवर्तन की इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द परिवर्तन की इकाई। और जो शब्द परिवर्तन की इकाई हैं, कुल कितनी हैं? 4। इन 4 इकाइयों में हम बात करें तो देखो, सबसे पहली जो इकाई आती है वह आती है दोस्तों लिंग। दूसरी आती है वचन। तीसरी शब्द परिवर्तन की इकाई है दोस्तों कारक। और चौथी और अंतिम जो शब्द परिवर्तन की इकाई होती है वह होती है काल। लेकिन एक विस्तार की बात करें, बिंदु विस्तार की बात करें, बिंदु की समय सीमा की बात करें, बिंदु की विषय वस्तु की बात करें, तो दोस्तों ध्यान देना, एक महत्वपूर्ण बात सदैव जो लागू होती है, सबसे ज़्यादा अपने आप में महत्व रखने वाला बिंदु होता है कारक, जो कि प्रत्यक्षतः आपके विकारी और अविकारी शब्दों को अंतर तो लेता ही लेता है। जो विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर तो करता ही करता है, इसके साथ साथ ही अन्य बिंदु, जिसमें एक तो है आपका समास, एक है आपके क्या वाक्य शुद्धि, एक क्या है दोस्तों वाक्य शुद्धि। इन बिंदुओं को भी यह सीधे सीधे प्रभावित करता है। इन बिंदुओं को भी यह सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मेरे कहने का आशय यह हुआ दोस्तों कि जो कारक प्रकरण हम पढ़ने वाले हैं, इस कारक प्रकरण का पहले महत्व जान लीजिए। कारक बिंदु ऐसा है, अपने आप में प्रगाढ़ता, मजबूती लिए हुए, एक सशक्तता लिए हुए यह बिंदु विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर तो करता ही करता है, इसके साथ ही यह समास वाक्य शुद्धि में भी अपना अभूतपूर्व योगदान देता है। यहाँ से ही विकारी शब्दों में जो एक महत्वपूर्ण प्रकार है आपका क्रिया, उस बिंदु को भी यह प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। तो आज हम इसी चर्चित बिंदु के, इसी ही महत्वपूर्ण बिंदु के संबंध में वार्ता करने वाले हैं। तो आज का जो हमारी चर्चा का विषय है दोस्तों, वह है कारक। कौन सा है? कारक। अब सबसे पहले हम इस शब्द से संबंधित वार्ता करेंगे। तो जो शब्द से संबंधित वार्ता है, इस कारक में 2 पद हैं, कार योग कै। दोस्तों, संधि में आपको बताया भी था मैंने, जो कार पद है, ये कार जो शब्द है वह क्री धातु से बना है। किससे बना है? क्री धातु से बना है। और कार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है क्या? कार्य करने वाला। क्या होता है दोस्तों? कार्य करने वाला। कार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? कार्य करने वाला। कहने का मतलब यह हुआ कि कारक जो है यह शाब्दिक अर्थ में, शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो कार्य करने वाला, कार्य करने वाले का अर्थ देते हैं। किसका अर्थ देते हैं? कार्य करने वाला अर्थ देते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में जो कार्य करने वाला होता है उसे स्वतंत्र नाम दिया जाता है दोस्तों, और वह नाम क्या है? कर्ता। वह नाम क्या है? कर्ता। इस बिंदु के रहस्य को जानिए। ऐसे नहीं, इस बिंदु को हमने विस्तार क्यों दिया, क्या वजह रही कि इसने हिंदी में अपना एक अभूतपूर्व स्थान प्राप्त कर लिया, एक मजबूत स्थान प्राप्त कर लिया। उसकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण वजह यही है कि जो कारक है, ये कारक अपने आप में शब्द की अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। और दोस्तों, हिंदी में कार्य करने वाले के लिए ही कर्ता शब्द प्रयुक्त किया जाता है।
क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अतः कारक और कर्ता इन दोनों का एक समान अर्थ हो गया। इन दोनों का अर्थ क्या हो गया? एक समान अर्थ हो गया, एक समान। और जब इन दोनों का एक समान अर्थ हो गया तो हिंदी विद्वानों ने इसे स्वतंत्र परिभाषा देना चाहा। इसे स्वतंत्र परिभाषा देना चाहा। वजह क्या हुई स्वतंत्र परिभाषा देने की? क्योंकि कर्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ भी कार्य करने वाला और कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ भी कार्य करने वाला, जबकि वास्तविकता यह है कि कर्ता तो कारक का एक प्रकार है। कारक के जो 8 प्रकार हम पढ़ेंगे उन 8 प्रकारों में कर्ता भी एक प्रकार है, लेकिन कर्ता शब्द का अर्थ और कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ दोनों एक जैसे हो जाने के कारण विद्वानों ने इसकी स्वतंत्र परिभाषा दे दी। क्या दे दी? स्वतंत्र परिभाषित किया इसको। और जब इसको स्वतंत्र परिभाषित किया, बिल्कुल दोस्तों आपने ऐसे तथ्य कभी सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि रटने वाली हिंदी पढ़ने वाले भाई यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हम समझेंगे इसको, सीखेंगे इसको। तो इसको स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया, और जब स्वतंत्र रूप से इसको परिभाषित किया तो इसको स्वतंत्र परिभाषित करने के लिए जो विद्वान हैं उन्होंने सहारा लिया क्या? कि हम इसे एक योजक का नाम देते हैं। किस नाम से परिभाषित किया? योजक नाम से परिभाषित कर दिया। समझना दोस्तों, कारक शब्द को और कर्ता शब्द को एक समान अर्थ वाला पद होने के कारण विद्वानों ने इसे एक समान अर्थ होने के कारण स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया। और वह किस नाम से किया? एक योजक के नाम से, या मैं कहूँ योजक के रूप में परिभाषित किया। योजक के रूप में परिभाषित कैसे कर दिया यह भी जानिए। हमारे वाक्य में त्रिशब्द सूत्र पाया जाता है। कर्ता, कर्म और क्रिया, यह त्रिशब्द सूत्र पाया जाता है। इन 3 शब्दों को एक, हम कहें इन 3 मोतियों को एक धागे में पिरोकर एक माला बनानी है, वाक्य रूपी माला बनानी है। तो उस माला के निर्माण के लिए इन तीनों को, अलग अलग मोतियों को, अलग अलग शब्दों को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ हमें योजक चाहिए। कुछ न कुछ हमें क्या चाहिए दोस्तों? योजक चाहिए। तो उन योजकों का जो काम करते हैं उन्हें ही क्या कहा गया? कारक कहा गया। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि वाक्य का प्रथम पद कौन हो गया? कर्ता, और अंतिम पद कौन हो गया? क्रिया। तो कर्ता से लेकर क्रिया तक के इन सभी शब्दों को बांधने का जो काम करते हैं उन्हें ही कारक कहा जाता है। कुछ समझ में आया मेरे कहने का आशय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को कर्ता के साथ जोड़ने, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का कर्ता के साथ संबंध बनाकर रखने के लिए जिन अन्य पदों को हम प्रयुक्त करते हैं वे अन्य पद ही क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। एक प्रकार से हम यह कहें कि ये कारक जो होते हैं इस कर्ता को इस क्रिया से जोड़ने के लिए जो ये अन्य 2 पद बचे हुए हैं इसकी भूमिका कौन निभाता है? कारक निभाते हैं। अर्थात कर्ता को क्रिया से जोड़ने के लिए, कर्ता को क्रिया से जोड़ने के लिए जो योजक चिन्ह की भूमिका निभाते हैं, उन योजक चिन्ह या योजक की भूमिका निभाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहा करते हैं? कारक कहा करते हैं। तो शायद यह भूमिका मेरे दोस्तों आपके जहन में समझ में आई होगी। इसे आप और गौर से देख लो, फिर हम बात करते हैं इसकी व्यवस्थित परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो लिखा जाता है आवश्यक चीज़ें क्या क्या हैं? देखो, कारक, शाब्दिक अर्थ, कार्य है, करने वाला, कार्य करने वाला।
लेकिन बात की जाए अगर परिभाषा की, बात की जाए कारक पद की परिभाषा की बात की जाए, तो परिभाषा में हम क्या कहेंगे वह सुनिए। वाक्य में प्रयुक्त पदों, वाक्य में प्रयुक्त पदों, मोस्टली क्या कहेंगे हम, मुख्यतः कर्ता व क्रिया को, कर्ता व क्रिया को, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त पदों को जोड़ने का कार्य करने वाली इकाई कारक है। कुछ समझ में आया दोस्तों मैंने क्या कहना चाहा है? मेरे कहने का आशय यह हुआ कि वाक्य में जो हमारे पास कर्ता और क्रिया होती है, मुख्यतः तो इन दोनों को, बाकी सभी पदों के लिए आते हैं। मुख्यतः कर्ता और क्रिया है जो दोनों तरफ हो गए, एक तरफ कर्ता हो गया, एक तरफ क्रिया हो गई, पर इनके बीच में भी अन्य कारक होते हैं। तो इन कर्ता और क्रिया को एक प्रकार से जोड़ने का, बांधने का काम जो करते हैं, उन्हें हम क्या कहा करते हैं दोस्तों? उन्हें ही कारक कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, परिभाषा समझ में आ गई। अब इसी से संबंधित एक अगली तथ्य और क्या, हिंदी में है कारकों की पहचान बताने वाले शब्द, कारकों की पहचान बताने वाले चिन्ह या पद या शब्द, कारकों की पहचान बताने वाले चिन्ह हो, पद हो या शब्द हो, उन्हें क्या कहा जाता है? को क्या कहा जाता है दोस्तों? कारक विभक्ति कहा जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ही इसे चरणबद्ध तरीके से हमें पढ़ना है, एक के बाद दूसरी नई चीज हम जानते चलेंगे। कारकों की पहचान बताने वाले जो चिन्ह होते हैं, जो पद होते हैं या जो शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कारक विभक्ति कहा जाता है। अर्थात कारक के बाद दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा हमें जो पता चली, वह किसकी पता चली दोस्तों? कारक विभक्ति की पता चली। कि कारक विभक्ति किसे कहेंगे? तो कारकों की पहचान बताने वाले चिन्ह, पद या जो शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कारक विभक्ति कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहां तक तो आप जान चुके, एक बार इसे गौर से देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कारकों की पहचान बताने वाले चिन्ह, पद या शब्दों को क्या कहेंगे? कारक विभक्ति कह देंगे। और इस कारक विभक्ति से संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं, वो हम अब जानेंगे। देखो क्या है, ये कुछ आवश्यक शर्तें लिखने जा रहा हूं दोस्तों, जिनको हम समझते भी चलेंगे, सीखते भी चलेंगे और ध्यान में भी रखना है। कारकों की संख्या और परिभाषा और नाम ही नहीं पढ़ना, हमें इसके तथ्य को समझना है, इसके पूरे कंसेप्ट को समझना है कि ये वास्तव में कारक चीज होती क्या है। तो प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। बहुत अच्छे से जानो इन चीजों को। प्रत्येक कारक की अपनी क्या होती है? निश्चित विभक्ति होती है। प्रत्येक कारक की क्या होती है? अपनी निश्चित विभक्ति होती है। और विभक्ति का दूसरा नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो यह भी बता देता हूं, विभक्ति के अन्य नाम, विभक्ति के अन्य नाम तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कारक चिन्ह,
कारक विभक्ति, ये दो तो हमें पता चल चुके, लेकिन तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम जो मैं लिखने जा रहा हूँ वह है दोस्तों परसर्ग। क्या? परसर्ग। विभक्ति के अन्य नामों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? परसर्ग है। अर्थात विभक्ति के जो अन्य नाम लिखे जाते हैं या अन्य नाम बोले और पढ़े जाते हैं, उनमें जो अन्य नाम है, महत्वपूर्ण अन्य नाम आया, वह क्या होता है? परसर्ग। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि विभक्ति को ही क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह कहा जाता है। विभक्ति को ही परसर्ग कहा जाता है। अगला तथ्य क्या कह रहा है? प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है, निश्चित होती है सभी की। अब आती है इत्तेफाक की बात कि सभी के सभी कारकों की अपनी अपनी निश्चित विभक्तियां होंगी, पर मान लो यदि दो कारकों की विभक्ति एक जैसी हो जाए, यदि दो कारकों की विभक्ति एक जैसी हो जाए तो क्या करेंगे? तो दोस्तों, यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनका व्यवहार उस कारक के अनुसार अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए समझना, मेरा संकेत है करण कारक की विभक्ति से और अपादान कारक की विभक्ति से। दोनों कारकों की विभक्ति क्या है? से है, लेकिन वाक्य में व्यवहार इन दोनों का क्या होगा? अलग अलग होगा। कहने का आशय यह हुआ कि यदि करण कारक के रूप में से विभक्ति का प्रयोग होगा तो आप वहाँ माध्यम के अर्थ में से का प्रयोग करोगे, और यदि अपादान कारक के रूप में विभक्ति से का प्रयोग होगा तो हम वहाँ से का प्रयोग एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से अलग करने या दो संज्ञाओं में तुलना करने या दो सर्वनामों में एक दूसरे को अलग करने या दो सर्वनामों में तुलना करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारा हम लिखने जा रहे हैं वह क्या हुआ कि प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति क्या होती है? निश्चित होती है। और यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो जाए, यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो जाए तो वाक्य में दोनों का व्यवहार अलग अलग होगा। कुछ समझ में आया दोस्तों? मेरे कहने का आशय क्या है? पहली बात तो यह है कि दोनों कारकों की नहीं बल्कि प्रत्येक कारक की विभक्ति क्या होती है? कॉमन होती है, अलग अलग होती है, स्वतंत्र होती है। पर अगर किसी कारणवश दो कारकों की विभक्ति क्या हो जाती है? एक जैसी हो जाए, समान हो जाए, तो व्यवहार क्या होगा? अलग होगा। व्यवहार क्या होगा? अलग होगा। यहाँ आप इसको उदाहरण से भी पुष्ट करेंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं करण कारक की विभक्ति क्या है? से। और एक अपादान कारक की विभक्ति भी क्या है दोस्तों? से। अब दोनों, पहली बात तो ये कि प्रत्येक कारक की अपनी अलग अलग विभक्ति है, लेकिन यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो जाती है, जैसे यहाँ समान हो गई, तो यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो जाती है तो वाक्य में दोनों का व्यवहार अलग अलग होगा। अर्थात करण कारक के रूप में से का प्रयोग होता है तो वह किसके अर्थ में होता है? के द्वारा के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है दोस्तों? के द्वारा के अर्थ में। और यदि अपादान के रूप में से विभक्ति का प्रयोग होगा तो वह अलग करने या तुलना करने के अर्थ में होगा। अलग करने या तुलना करने के अर्थ में प्रयुक्त होगी। अलग करने या तुलना करने के अर्थ में प्रयुक्त होगी। यह बात हम स्पष्ट कर चुके हैं। जो शर्त हम ऊपर लिख चुके हैं उसके लिए हमारे पास यह उदाहरण भी आ गया। क्या? कि प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है, और यदि किसी कारणवश या संयोगवश या जानबूझकर भी कह सकते हैं,
दो कारकों की विभक्ति एक जैसी हो जाए तो वाक्य में दोनों का काम अलग अलग होगा, दोनों का कार्य अलग अलग होगा। यहाँ तक की बात आ गई। अगला तथ्य जो महत्वपूर्ण है, हमें जानना बेहद आवश्यक है, वह क्या है, वह सुनिए। कारक विभक्तियां संज्ञा व सर्वनाम, कारक विभक्तियां संज्ञा व सर्वनाम पदों के साथ लिखी जाती हैं। संज्ञा व सर्वनाम पदों के साथ लिखी जाती हैं। सवाल यह उठता है कि ये इन्हीं के साथ क्यों लिखी जाती है। तो दोस्तों एक बार इस बात को ऐसे समझिए, हमने बहुत बार अंग्रेजी में पढ़ा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और बहुत जगह लिखा होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब इसी बात को मैं हिंदी में कहूँ कि वाक्य का कर्ता और वाक्य का कर्म या तो क्या होता है, संज्ञा शब्द होता है, और या फिर क्या होता है, सर्वनाम। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ता और कर्म दो ही कारक नहीं हैं, 8 कारक होते हैं हिंदी में। और हिंदी में कोई भी कारक की बात की जाए, प्रत्येक कारक या तो संज्ञा शब्द होगा और या सर्वनाम होगा। तो जाहिर सी बात है विभक्ति किसके साथ आ जाएगी, या तो संज्ञा शब्द के साथ आएगी या सर्वनाम शब्द के साथ आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कारक विभक्तियाँ संज्ञा या सर्वनाम पदों के साथ लिखी जाती हैं क्योंकि प्रत्येक कारक या तो संज्ञा शब्द होता है या फिर सर्वनाम शब्द होता है। कुछ समझ में आया? प्रत्येक कारक या तो संज्ञा शब्द होता है और या फिर क्या होता है भाई, सर्वनाम होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कारक विभक्ति या तो संज्ञा के साथ लिखी जाएगी या सर्वनाम के साथ लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी उसका कारण मैं ये बता चुका हूँ, क्योंकि प्रत्येक कारक या तो संज्ञा शब्द होता है या फिर सर्वनाम शब्द होता है। अब विभक्ति कारकों के जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लिखी जाएगी तो वह लिखी कैसे जाएगी। तो दोस्तों इस बात पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं। क्या संज्ञा पदों के साथ, दोस्तों संज्ञा पदों के साथ विभक्ति, संज्ञा पदों के साथ विभक्ति स्वतंत्र अर्थात पृथक व सर्वनामों के साथ संयुक्त रूप में लिखी जाती हैं। संयुक्त रूप में लिखी जाती हैं, संयुक्त रूप में लिखी जाती हैं। मेरे कहने का आशय यह हुआ दोस्तों कि यदि हमें कारक विभक्ति को लिखना हो, अब संज्ञा शब्द के साथ लिखेंगे तो वह स्वतंत्र लिखी जाएगी, जबकि सर्वनाम शब्द के साथ होगी तो कारक विभक्ति जोड़कर लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी यह भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है, मैंने कहा मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। हमने क्या कहा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अरे भाई मोहन वाक्य का कर्ता है, बताओ कर्ता कारक हुआ या नहीं हुआ। तो कर्ता कारक की विभक्ति जो ने है ये देखो अलग लिखी हुई है, पृथक लिखी हुई है, मोहन के साथ नहीं लिखी हुई। लेकिन यदि मैं लिखता उस ने,
तो बताओ उसने यह सही होता या ये लिखता उसने पुस्तक पढ़ी। तो इन दोनों में शुद्ध कौन सा होता है दोस्तों? तो आप कह दोगे कि सर यहाँ तो यह सही है और यह वाला गलत है। क्यों? क्योंकि कारक विभक्ति हम जान चुके हैं संज्ञा के साथ में तो कैसे आती हैं? पृथक। कैसे आती हैं? पृथक। जबकि आपके जो सर्वनाम हैं, जबकि सर्वनाम के साथ अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वनाम के साथ ये कैसे लिखी जाती हैं? संयुक्त रूप में। कैसे लिखी जाएंगी? संयुक्त रूप में लिखी जाएंगी। यह बात मैंने आपको उदाहरण से भी समझा दी है दोस्तों कि कारक विभक्ति यदि संज्ञा शब्द के साथ लिखना हो तो विभक्ति स्वतंत्र या पृथक और सर्वनामों के साथ यह संयुक्त रूप में लिखी जाती हैं। तो ये कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कारक से संबंधित और कारक पढ़ते हुए मेरे विद्वान साथियों को जानना बेहद आवश्यक था। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, अब हम बात करेंगे कारकों के प्रकारों की और उनकी विभक्तियों की। कारकों के प्रकार और उनकी विभक्तियां। कारकों के प्रकार व विभक्तियां। तो सबसे पहले एक तथ्य सुनिए, वास्तव में कारकों की संख्या कितनी होती है? मूल रूप में, ये 2 लाइनें और आपको याद रखनी है। क्या मूल रूप में कारकों की संख्या 6 होती है? मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। बिल्कुल दोस्तों, ये आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य रख रहा हूं आपके पास। अब क्या मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी होती है भाई? 6 होती है। लेकिन अब यहां पर आती है बात, क्या? लेकिन 6 होती है, कौन कौन से नहीं होते? तो 6 में ध्यान रखना, संबंध व संबोधन। संबंध व संबोधन को छोड़कर, संबंध व संबोधन को छोड़कर के मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। लेकिन संबंध व संबोधन का वाक्य में कारकों के समान व्यवहार है। कारकों के समान व्यवहार होने के कारण, कारकों के समान व्यवहार होने के कारण वर्तमान हिंदी में इनकी संख्या या वर्तमान हिंदी में इन्हें भी कारक माना जाने लगा। कुछ समझ में आया दोस्तों? मैंने क्या कहा? कारक माना जाने लगा। मेरे कहने का आशय यह है कि संबंध और संबोधन मूल रूप में कारक नहीं है, मूल रूप में कारक थे भी नहीं, लेकिन इनका संबंध और संबोधन का अन्य कारकों की तरह व्यवहार होने के कारण ही इनको भी क्या कहा जाने लगा? कि कारक कहा जाने लगा। मूल रूप में कितनी संख्या थी? 6। अतः वर्तमान में, अब महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूं मैं, क्या? अतः वर्तमान में इनकी संख्या, अतः वर्तमान में इनकी संख्या दोस्तों 8 मानी जाती है। अतः वर्तमान में इनकी संख्या 8 मानी जाती है। अब आपके बात समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कारकों के प्रकार व विभक्तियों की हम बात करेंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं,
और कौन कौन सी विभक्ति कौन कौन से कारक के साथ आएगी। लेकिन पहले संख्या से संबंधित संशय को मैंने आपसे दूर कर दिया कि मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी होती है, 6, या मूल रूप में कारक कितने माने गए, 6 माने गए। लेकिन और 6 में कौन कौन से नहीं हैं, 2 जो हम पढ़ते आए हैं, संबंध और संबोधन नहीं होते। तो संबंध और संबोधन को छोड़कर शेष के शेष 6 कारक मूल रूप में थे। लेकिन फिर हुआ क्या, समय के साथ साथ महत्वपूर्ण बात हमने क्या लिख दी कि संबंध व संबोधन का कारकों के समान व्यवहार होने के कारण वर्तमान हिंदी में इन्हें भी क्या कहा जाने लगा मेरे दोस्तों, कारक कहा जाने लगा। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी। तो अब हम बढ़ते हैं कारकों के नामों की तरफ और उनकी विभक्तियों की तरफ। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करें क्रमांक संख्या। फिर यहां पर लिख रहा हूं मैं कारक का नाम, और उसके बाद हम यहां लिख लेंगे विभक्ति। विभक्ति को आप क्या कह सकते हो, कारक चिन्ह कह सकते हो, या आप परसर्ग भी कह सकते हो। विभक्ति, कारक चिन्ह या परसर्ग भी हम इनको कह सकते हैं। अब देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे, नंबर 1 पे है दोस्तों कर्ता कारक। कौन सा कारक है, कर्ता कारक, और विभक्ति क्या होती है, ने। दूसरा है आपका कर्म कारक, विभक्ति होती है को। विभक्ति क्या होती है, को। तीसरा है आपका करण कारक, विभक्ति होती है क्या, से। अब ध्यान रखना, यहाँ पर मैं चौथा लिख रहा हूँ संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए। और 5वां कारक है दोस्तों अपादान, और अपादान कारक की विभक्ति भी क्या होती है, से। याद करिए वह ऐतिहासिक पहलू जिस समय मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति स्वतंत्र होती है। यदि 2 कारकों की विभक्ति समान हो जाए तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। कर्ण कारक की विभक्ति से किसके अर्थ में आती है, के द्वारा के अर्थ में, और अपादान कारक की विभक्ति से किसके अर्थ में आएंगी, 2 में से एक दूसरे को अलग करने या तुलना करने के अर्थ में। तो हम यहाँ पर यह लिख देंगे क्या कि यहाँ पर जो कर्ण कारक की विभक्ति लिखी हुई है वह के द्वारा के अर्थ में आई है, या हम कहें माध्यम के अर्थ में आई है, या हम कहें साधन के अर्थ में आई है। जबकि अपादान कारक की विभक्ति है वह किसके अर्थ में आ रही है, तो एक से दूसरे को अलग करने या तुलना करने के अर्थ में। अलग या तुलना करने के अर्थ में यदि से विभक्ति का प्रयोग होता है तो अपादान कारक होगा, और यदि माध्यम साधन या के द्वारा के अर्थ में से विभक्ति का प्रयोग होगा तो आप वहाँ कर्ण कारक कह देंगे। चलते हैं अगले कारक के नाम पर। तो अगला कारक है दोस्तों संबंध कारक, और संबंध कारक की विभक्तियां होती हैं का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे और री। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, इनमें से कोई सी भी आ सकती है, इनमें से कोई भी आ सकती है। 7वां कारक है दोस्तों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में, पर, ऊपर, नीचे, मध्य, बीच, बीचों बीच, सामने, नज़दीक, निकट, तले, कुछ भी आ सकता है। अंतिम और जो आखिरी का कारक है
वह कौन सा है दोस्तों? संबोधन कारक। और संबोधन कारक की विभक्तियां होती हैं हे, अरे, ओ, और पद्य में लिखा होता है रे। लक्ष्मण राम परशुराम संवाद कक्षा 10 दूसरा पाठ, लक्ष्मण राम परशुराम संवाद में जब परशुराम ने लक्ष्मण को कहा था रे नृप बालक, रे पद्य की संबोधन विभक्ति है रे, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष कारकों के 8 नाम और इन 8 के 8 नामों के अनुसार इनकी 8 विभक्तियां लिख दी हैं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी क्या करता है, परीक्षा की दृष्टि से केवल यह सारणी मात्र रट लेना ही अपना बिंदु पूरा हुआ समझता है दोस्तों, लेकिन यहाँ से वास्तविकता तो यह है कि अब तो बिंदु शुरू हुआ है, अब तो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है, वर्णन तो अब होगा। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि कारकों के नाम कौन कौन से हैं और उनकी विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगली बात पर। अब क्या करेंगे, हम इन 8 के 8 कारकों को परिभाषित करेंगे। 8 के 8 कारकों की जो विशेष शर्तें होती हैं हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं कर्ता कारक। कोष्ठक में मैंने लिख दिया ने। इसका मतलब यह है कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है भाई। कर्ता कारक की अगर आपसे विभक्ति पूछ ली जाए तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या होगी? ने होगी। कर्ता किसे कहा जाता है वो सुनो। वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द, वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द, वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया करता है, जो क्रिया करता है कर्ता कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे राम चलता है। तो दोस्तों चलने का काम किसने किया? राम ने। तो कार्य करने वाला संज्ञा या जो सर्वनाम शब्द होता है उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्ता कारक कहा जाता है। अब आप कहोगे सर यह बात तो हमें पता थी, यह बात तो हमें पता थी। अरे भाई बिल्कुल आपको पता थी, पर अब जो नहीं पता वो भी जान लो। मैंने अभी अभी कहा वाक्य में कर्ता के साथ क्या लिखा होता है? ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। यहाँ तो नहीं आई, क्यों? मैं ऐसा लिख दूं क्या? राम ने चलता है, तो यह वाक्य तो अशुद्ध हो जाएगा। यह वाक्य तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्यों अशुद्ध हो जाएगा? यह बातें ही तो जानना हमारा उद्देश्य है। कारक क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं केवल और केवल यह 8 लाइनों की सारणी याद करना कारक पढ़ना नहीं होता, इसलिए हम इसको विस्तार देंगे। क्या क्या? अब आओ मेरे साथ में दोस्तों, विशेष चीज़ें हर एक कारक के साथ मैं आपको बताऊंगा। विशेष में पहली बात क्या? कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग, कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग केवल कौन से काल में होगा? केवल भूतकाल में होता है। कौन से काल में होता है दोस्तों? भूतकाल में होता है। भूतकाल में होता है। और भूतकाल में भी कौन से काल को छोड़कर? अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर। अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर। बीते हुए समय की कोई भी क्रिया होगी, बीते हुए समय की कोई भी क्रिया होगी तो आप कर्ता के साथ ने का प्रयोग करोगे। यहाँ देखो ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है मेरे साथियों, इसलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग
नहीं कर रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ और लिखने वाला हूँ मैं, कर्ता के साथ ने का प्रयोग, कर्ता के साथ ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया में हो सकता है। कौन सी क्रिया में हो सकता है? सकर्मक क्रिया में हो सकता है। बताओ दोस्तों, यहाँ चलना क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। तो दोनों ही शर्तें लागू नहीं हो रही, ना तो यहाँ भूतकाल का वाक्य मिला और ना ही यहाँ सकर्मक क्रिया का वाक्य मिला। यही वजह है कि हम कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं कर रहे, कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं कर रहे। अब लिख रहा हूं मैं एक उदाहरण। राम ने देखा। देखना क्या है? उसकी क्रिया। कब देखा? पहले। भूतकाल का वाक्य हो गया, कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है। और देखना क्रिया क्या होती है? क्या देखा? कुछ न कुछ देखा। देखना क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया होगी। अर्थात मेरे कहने का आशय यह हुआ कि कर्ता किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया करता है। संज्ञा या सर्वनाम तो आपको प्रत्येक कारक के साथ याद रखना है। क्यों? क्योंकि कारक जो भी होगा वह या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो प्रत्येक कारक के साथ संज्ञा या सर्वनाम तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो कारक के साथ में कर्ता कब जुड़ रहा है? जब वाक्य में कर्ता के साथ ने जोड़ेंगे तो काल भूतकाल होगा, क्रिया सकर्मक होगी। कर्ता कहा किसे जाता है? काम करने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द को कर्ता कहा जाता है दोस्तों। अब उम्मीद करता हूँ आपके कर्ता कारक समझ में आया होगा। इसे गौर से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले कारक पर। अब देखो दोस्तों, कर्म कारक। कर्म कारक विभक्ति इसकी क्या होगी? को। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है साथियों? को होती है। क्या होती है? को। अब कर्म कारक किसे कहते हैं वो समझो। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में भी हम जान चुके थे कि क्रिया अपना प्रभाव अपने से पहले शब्द पर डालती है। और वाक्य में त्रिशब्द सूत्र में पढ़ा कि सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्या होगा? क्रिया होगी। सबसे पहले क्या होता है? कर्ता होता है। सबसे पहले क्या होता है? कर्ता। कर्ता के बाद क्या होता है? कर्म। कर्म के बाद क्या होती है? क्रिया। तो क्रिया अपना प्रभाव किस पर डालती है? कर्म पर डालती है। तो परिभाषा यहीं से बनती है कि क्रिया जिस संज्ञा या सर्वनाम पर अपना प्रभाव डालती है उसे कर्म कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम पद जिस पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है। जिस पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है। जिस पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है कर्म कहलाता है। कर्म कहलाता है। जैसे हम बात करें, जैसे राम ने श्याम को देखा। वाक्य में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, देखना तो क्या है? क्रिया। देखना तो क्या है? क्रिया। ने लिखा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताई थी और वह महत्वपूर्ण बात क्या है? कर्ता में हमारे जो 8 के 8 कारक हैं, इन 8 कारकों में पहले से लेकर के 7वें नंबर तक के कारक की एक कॉमन बात है। वह क्या है? कि वाक्य में जहाँ कहीं भी इनकी विभक्ति लिखी होगी, इनसे ठीक पहला शब्द संबंधित विभक्ति का कारक होगा। पुनः सुन लीजिए, मैं कहूँ वाक्य में ने लिखा होगा तो ने के संबंधित कारक कौन सा होता है? कर्ता। अर्थात ने से पहला शब्द क्या होगा? कर्ता होगा। यदि वाक्य में के लिए लिखा हुआ है
तो के लिए से ठीक पहला शब्द कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। यह तथ्य पहले से 7वें नंबर के कारक तक लागू होता है और 8वें कारक में यह उल्टा हो जाता है। 8वें कारक में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। 8वें कारक में विभक्ति आती है पहले और कारक शब्द कहाँ आता है दोस्तों? बाद में आता है। कारक शब्द कहाँ आता है दोस्तों? बाद में आता है। तो यह बात आपके मस्तिष्क पर रहेगी। ध्यान दीजिए, ने लिखा हुआ है तो ने से जस्ट पहला शब्द क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो को लिखा हुआ है को, तो को से ठीक पहला शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। है वह यह है कि यदि वाक्य में को लिखा हुआ है तो को से ठीक पहला शब्द क्या हो जाएगा? कर्म कारक। जैसा कि अब हम जानते भी हैं कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। और अभी अभी हमने जाना भी था क्या? इन 8 के 8 कारकों में एक महत्वपूर्ण और कॉमन बात यह है दोस्तों कि 7 कारकों के साथ में तो होता है विभक्ति बाद में, कारक शब्द पहले, और अंतिम 8वें कारक में क्या होगा? विभक्ति पहले आएगी और कारक शब्द बाद में आएगा। तो परिभाषा क्या कह रही है कि जिस पद पर संज्ञा और सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है, क्रिया अपना प्रभाव डालती है। क्रिया ने प्रभाव किस पर डाला? श्याम पर। अर्थात क्रिया अपने से ठीक पहले वाले पद पर अपना प्रभाव डालती है, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अब बात आती है क्या श्रीमान जी यहाँ भी ऐसा कुछ विशेष तथ्य लागू होता है क्या? जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं, कर्ता कारक के साथ कभी कभी ने का प्रयोग होता है और कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता। तो ऐसा क्या कुछ इस कर्म कारक के साथ भी है क्या? तो ध्यान रखिए, कर्म कारक के साथ जो विशेष तथ्य हमें जानने के हैं दोस्तों, उनमें सबसे पहली विशेष बात क्या आएगी, हम उसकी चर्चा करते हैं। कर्म कारक के विशेष में, कर्म कारक के विशेष में पहली बात क्या है? वह इस प्रकार से है कि यदि वाक्य का कर्म सजीव हो, यदि वाक्य का कर्म कैसे हो दोस्तों? सजीव हो, तो वह विभक्ति सहित होगा। विभक्ति सहित होगा। देखो यहां श्याम सजीव है तो विभक्ति सहित है। अगली बात, यदि वाक्य का कर्म निर्जीव हो तो वह विभक्ति रहित होगा। निर्जीव कर्म की बात करें तो जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम ने पुस्तक पढ़ी दोस्तों। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, यहां हमने देखा कि राम वाक्य का क्या है? यहां कर्ता। राम क्या है वाक्य का? कर्ता। और पुस्तक क्या है? यहां पर कर्म। पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया। दोस्तों हमें पता है पुस्तक कर्म निर्जीव कर्म है। पुस्तक कर्म क्या है? निर्जीव कर्म है। और पुस्तक निर्जीव कर्म होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह विभक्ति रहित होगा। यह कैसे होगा दोस्तों? विभक्ति रहित होगा। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी। एक बार इसे गौर से देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं और इससे आगे। यह कौन सा हो गया आपका? दूसरा प्रकार। अब मैं बात करूंगा इसी के अगले तथ्य पर। तो इसी के अगले तथ्य पर देखो,
हम कर्म कारक के विशेष तथ्यों की बात कर रहे हैं। यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया होगी, कौन सी होगी दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया होगी, जिसकी हम क्रिया में चर्चा कर चुके हैं। यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया होगी तो एक कर्म मुख्य तथा दूसरा गौण होता है। यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया होगी तो एक हमारा मुख्य कर्म होगा और दूसरा हमारा गौण कर्म होगा। तो जो मुख्य कर्म होता है दोस्तों, जो मुख्य कर्म होता है उसकी पहचान क्या होगी वह भी हम जान लेते हैं। जैसा कि हम पूर्व में क्रिया बिंदु में पढ़ चुके थे कि मुख्य कर्म जो होता है वह क्रिया से ठीक पहले होता है, क्रिया से ठीक पहले लिखा होगा और इसके साथ साथ वह निर्जीव होगा और इसके साथ साथ वह विभक्ति रहित होगा। और बात की जाए यदि गौण कर्म की, और यदि बात की जाए दोस्तों गौण कर्म की, तो ध्यान रहे गौण कर्म जो है वह कहाँ लिखा जाता है? वह लिखा जाता है मुख्य कर्म से पहले। कहाँ लिखा जाएगा दोस्तों? मुख्य कर्म से पहले लिखा जाएगा। और वह कैसा होगा? सजीव होगा। और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी हमें लिख देनी है कि वह विभक्ति सहित होगा। अब आते हैं उदाहरण पर। जैसे अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया दोस्तों? भूगोल पढ़ाया। अब हम इसके पद परिचय से इसका ब्यौरा निकालते हैं। पढ़ाना तो क्या है? क्रिया। पढ़ाना क्या है? क्रिया। कर्ता कौन है? अध्यापक। कैसे पता चला? क्योंकि ने लिखा हुआ है। ने लिखा हुआ है, कर्ता कारक की विभक्ति है, संबंधित कारक की विभक्ति से पहला शब्द उसी विभक्ति का कारक होगा। और या ऐसे पता लगा लो काम करने वाला कौन है? कर्ता। को लिखा हुआ है और को हमें पता है को कौन से कारक की विभक्ति होती है? कर्म कारक की विभक्ति होती है। तो आप यहाँ पर क्या कह दोगे? ये छात्रों क्या लिखा हुआ है? कर्म। एक और था, क्या पढ़ाया? क्रिया के संदर्भ में हमने जाना था सकर्मक क्रिया। सकर्मक इसलिए है क्योंकि कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है। क्रिया सकर्मक काल भूतकाल। तो यहाँ भूगोल एक विषय का नाम है। अध्यापक ने क्या पढ़ाया? भूगोल पढ़ाया। क्या? भूगोल। क्या से आंसर आ रहा है? इसका मतलब यह है भी क्या है? कर्म। तो जब दो कर्म हो जाएं तो इसे कहा जाता है दोस्तों द्विकर्मक। क्या कहा जाएगा? द्विकर्मक। और द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म तो क्या होता है दोस्तों? मुख्य। और एक होता है कौन सा? गौण। मुख्य कौन सा होगा? क्रिया से ठीक पहले यह रहा निर्जीव। इन दोनों में निर्जीव कौन है? छात्र। और भूगोल में भूगोल। विभक्ति रहित कौन होगा? तो विभक्ति रहित भूगोल है, क्योंकि छात्र के साथ तो को जुड़ा हुआ है। तो इसे आप कह दोगे दोस्तों क्या? मुख्य कर्म। और यह क्या हो जाएगा आपका? गौण कर्म। यह क्या हो जाएगा दोस्तों? गौण कर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में एक कर्म मुख्य है तो दूसरा कौन सा होता है? गौण कर्म होता है, जो हमारे समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इसे एक बार गौर से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा? कर्म कारक। अब हम चर्चा करते हैं अगले की। तीसरा कारक कौन सा है दोस्तों? करण कारक। विभक्ति क्या होती है? से। और से का प्रयोग किसके लिए आता है भाई? के द्वारा या माध्यम के अर्थ में। के द्वारा या माध्यम के अर्थ में से का प्रयोग होगा तो वहां करण कारक होगा।
करण कारक की परिभाषा की बात की जाए तो करण किसे कहेंगे? माध्यम को कहेंगे, अर्थात साधन को कहेंगे। करण किसे कहा जाएगा दोस्तों? साधन को। कार्य करने का जो भी साधन यानी कि जरिया जो बनेगा, माध्यम जो बनेगा, जिससे हम सहायता ले रहे हैं, उसे हम क्या कह देंगे? करण कह देंगे। उसे हम क्या कह देंगे? करण कह देंगे। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगी क्या, कि वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है, जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? करण कहलाता है। करण कहलाता है। जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? करण कहलाता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे छात्र पेन से लिखता है, जैसे छात्र पेन से लिखता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या, कि जैसे लिखना तो क्या हो गई? क्रिया। लिखना तो क्या हो गई? क्रिया। काम कौन कर रहा है? कर्ता। काम कौन कर रहा है? कर्ता। से लिखा हुआ है, से कौन से कारक की विभक्ति है? करण कारक की। कौन से कारक की विभक्ति है? करण कारक की। या मैं कहूँ कि यहाँ किस माध्यम से क्रिया की जा रही है, तो माध्यम का नाम आते ही आप तुरंत कह सकते हो कि यहाँ पर करण कारक की बात की जा रही है। अर्थात यहाँ वाक्य में कौन सा कारक दे दिया गया? यहाँ वाक्य में हमें करण कारक दे दिया गया। अर्थात वाक्य का कर्ता जिस माध्यम से क्रिया कर रहा है, वाक्य का कर्ता जिस माध्यम से क्रिया कर रहा है, उसी माध्यम का नाम क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। अब इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण बातें हमें क्या जाननी हैं, जैसा कि हम हर कारक में जानते आए हैं, हर कारक में पढ़ते आए हैं कि कुछ विशेष तथ्य है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। करण, संप्रदान और अपादान, इन तीन कारकों की विशेष बातें महत्वपूर्ण होती हैं। देखो इसकी विशेष बातों में विशेष तथ्य, पहला विशेष तथ्य, और वह क्या है? विकलांगता। ऐसा कोई वाक्य है जिसमें विकलांगता का भाव है। विकलांगता का भाव, जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। तो किसी की विकलांगता उसी की पहचान का माध्यम बन रही है, किसी की विकलांगता उसकी पहचान का माध्यम बन रही है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विवशता अर्थात मजबूरी। जैसे वह गरीबी से क्या है? विवश है। गरीबी, यहाँ पर पैर, ये करण कारक की स्थितियां बताते हैं दोस्तों। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है क्या? बाध्यता, या हम कहें मजबूरी, तो मजबूरी के साथ आप कह सकते हो बाध्यता। अब दो चीजें आती हैं, एक तो होती है आपकी विवशता। विवशता का मतलब यह हुआ कि आप इसमें मजबूर हैं, आप यहां अपनी तरफ से इसका समाधान नहीं कर सकते। लेकिन यदि व्याकुलता आ जाए, देखो इन दोनों शब्दों का अर्थ समझो, एक में है विवश और एक में है व्याकुल। व्याकुलता का मतलब क्या होता है दोस्तों? परेशानी। क्या होती है? परेशानी। परेशानी को हम जब चाहें हल्की सी मेहनत से
समाप्त कर सकते हैं, हल्की सी मेहनत से हटा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था हटती नहीं है। तो बाध्यता या मजबूरी तो एक जैसी हो गई। तो बाध्यता का भाव आए या व्यवस्था का भाव आए, वो तो कौन से में चला जाएगा आपके, वह तो चला जाएगा आपका किस में, करण कारक में। लेकिन यदि चौथा विशेष बात मैं यहां लिख रहा हूं, यदि व्याकुलता आ जाए, व्याकुलता का भाव आ जाए, व्याकुलता का भाव, तो व्याकुलता के भाव में भी सदैव ध्यान रखना दोस्तों, वहां भी कौन सा होगा, करण कारक होगा। जैसे मैं भूख से परेशान हूं, मैं भूख से परेशान हूं, इसका मतलब यह हुआ कि खाना खाया परेशानी समाप्त, खाना खा लिया परेशानी समाप्त। तो जैसे ही खाना खा करके आप परेशानी समाप्त कर लोगे तो भूख से हम क्या हो गए, परेशान हो गए। तो व्यवस्था के अर्थ में, व्याकुलता के अर्थ में, विकलांगता के अर्थ में ऐसे जो विशेष भाव को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य होंगे दोस्तों, उनमें भी सदैव कौन सा होगा, करण कारक होगा। उनमें भी कौन सा होगा, करण कारक होगा। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो यह था हमारा कौन सा, करण कारक और उससे जुड़ी हुई विशेष बातें। इन पर एक बार वापस से मैं गौर कर देता हूँ, क्या कि यदि विकलांगता के भाव को व्यक्त करने वाला वाक्य आए तो भी करण कारक, यदि व्यवस्था या बाध्यता के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य आए तो भी करण कारक, और यदि व्याकुलता के बात वाले वाक्य आ जाएं तो भी कौन सा होगा दोस्तों, करण कारक होगा। तो यह हमने जाना करण कारक क्या होता है और इसकी बातें क्या होती है। अब हम चलते हैं अगले कारक की ओर, और अगला कारक क्या है वह जानिए। हमारा आज का जो अगला कारक प्रस्तुत मैं आपके सामने करने जा रहा हूं दोस्तों, वह है संप्रदान कारक, चौथा महत्वपूर्ण कारक। क्या, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, पहले कर्ता कारक की, दूसरे कर्म कारक की और तीसरे करण कारक की वार्ता हम पूर्व में कर चुके हैं। आज हम नए सिरे से बात शुरू कर रहे हैं, वह कौन से कारक की है, संप्रदान कारक की। और संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वह क्या है भाई, के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए विभक्ति है। संप्रदान किसे कहा जाएगा यह जानने की बातें हैं। संप्रदान का मतलब क्या होता है, कर्ता काम करने वाला होगा, क्रिया जिस पर प्रभाव डालेगी कर्म होगा, जिस माध्यम से क्रिया की जाएगी करण होगा। अब मैं कहूँगा संप्रदान का मतलब होता है के लिए, वाक्य का कर्ता जिसके लिए भी कार्य कर रहा है, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या क्रिया करता है, जिसके लिए कार्य करता है, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान होता है। वह क्या होता है दोस्तों, संप्रदान होता है। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान होता है। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, राम सीता के लिए फल लाए। राम ने क्या किया, सीता के लिए फल लेकर आए। लाने का काम किसने किया, राम ने। तो राम तो क्या है दोस्तों यहाँ पर कर्ता, क्या लाए, फल, इसका मतलब ये क्या है, कर्म। लाना क्या है दोस्तों, क्रिया। एक एक पद को पहचानिए, ये पोस्टमार्टम करना आना चाहिए हमें, पूरे वाक्य का विश्लेषण जानना है। के लिए क्या है यहाँ पर, कारक की विभक्ति। के लिए क्या है दोस्तों, कारक की विभक्ति। हम पूर्व में भी ये बात जान चुके हैं कि वाक्य में जहाँ विभक्ति लिखी होगी उससे ठीक पहला शब्द संबंधित विभक्ति का कारक होगा, अर्थात सीता शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान हो जाएगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा है। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि वाक्य का कर्ता जिस किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया कर रहा है, कर्ता कौन, राम। काम किसके लिए किया इसने, सीता के लिए। जैसे मोहन माँ के लिए दवा लाया, मोहन माँ के लिए दवा लाया, मोहन माँ के लिए क्या लाया, दवा लाया। तो लाना तो क्या है उसकी
क्रिया, क्या लाया, कर्म, के लिए विभक्ति, के लिए क्या है दोस्तों, विभक्ति, कौन से की, संप्रदान की। तो यहाँ पर मा शब्द क्या हो जाएगा, संप्रदान। काम करने वाला कौन है, कर्ता, काम करने वाला कौन है, कर्ता। तो आशा कर रहा हूँ आपकी यह बात समझ में आ चुकी होगी कि संप्रदान क्या होता है। संप्रदान का मतलब होता है दोस्तों कि वाक्य का कर्ता जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया करता है वह संप्रदान होता है, वह संप्रदान होता है। अब इसके साथ साथ हमें यहाँ और क्या ध्यान रखने की बात है, तो देखो दोस्तों इसके विशेष को हम जानेंगे। अब एक बार इसको और गौर कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके विशेष तथ्य की। तो इसका जो विशेष तथ्य है वह क्या है, वह कुछ इस प्रकार से होगा। क्या, पहली बात, संप्रदान के विशेष की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, संप्रदान के विशेष की। संप्रदान के विशेष में पहली बात क्या, द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में देना क्रिया हो, द्विकर्मक क्रिया का कोई वाक्य है और क्रिया क्या हो, देना। याद आया, क्रिया में हमने ये बात पढ़ी थी दोस्तों कि यदि द्विकर्मक क्रिया में देना क्रिया होती है तथा देने के संदर्भ में, तथा देने के संदर्भ में दान, पुरस्कार, उपहार, भेंट आदि का भाव हो, आदि का भाव हो तो गौण कर्म संप्रदान कारक माना जाता है। तो गौण कर्म को क्या माना जाता है दोस्तों, संप्रदान माना जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लें, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। राजा ने गरीबों को क्या दिए, कंबल दान दिए। राजा कौन हो गया दोस्तों यहाँ, कर्ता। राजा तो क्या हो जाएगा, वाक्य में कार्य करने वाला है, जाहिर सी बात है करता है। और देना क्या है उनकी, क्रिया। देना क्या है दोस्तों, उनकी क्रिया। क्या दिए, कंबल, इसका मतलब यह है कर्म है। और दोस्तों हमने यह भी जाना था कि जहां कहीं वाक्य में कारक की विभक्ति लिखी होती है, जहां कहीं वाक्य में कारक की विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहला शब्द संबंधित विभक्ति का कारक होगा। अर्थात को लिखा हुआ है तो नियम के अनुसार तो यह कर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ कर्म नहीं, यहाँ पर इस दान के भाव के कारण, दान के भाव के कारण यहाँ यह कौन सा कारक होगा, तो आपका जवाब होगा यह संप्रदान कारक होगा। यह कौन सा कारक होगा मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि श्रीमान जी यह संप्रदान कारक होगा। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि यदि हम विशेष तथ्यों की बात कर रहे हैं कि यदि वाक्य में देना क्रिया हो और दो भी कौन से में, द्विकर्मक में, दो कर्म मिल गए, दो कर्म, देना क्रिया हो और देने में किसका भाव होता है, दान, पुरस्कार, उपहार, भेंट, इनाम का भाव होता है। यहाँ हमें दान का भाव मिल रहा है, दान का भाव मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या माना जाएगा, संप्रदान माना जाएगा। यह बात आपके समझ में आ चुकी दोस्तों। इस स्लाइड को एक बार गौर से देख लीजिए, फिर हम इसकी एक और संबंधित वार्ता पर चर्चा करेंगे। अब देखो दोस्तों, यह थी एक बेसिक सी बात संप्रदान कारक के विशेष तथ्य की। दूसरा इसका विशेष तथ्य और बताता हूं आपको, यह भी हम संप्रदान विशेष की बात करेंगे। संप्रदान विशेष में दूसरी बात, एक बात हम जान चुके हैं, दूसरी क्या है, रुचि के भाव वाले वाक्य, रुचि के भाव को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य,
रुचि के भाव को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य होंगे, वहां भी संप्रदान होगा। देखो कैसे, जैसे मैं कहूं गणेश जी को मोदक प्रिय हैं, तो यहां पर जो मोदक शब्द है यह उसकी पसंद को अभिव्यक्त कर रहा है, रुचि को अभिव्यक्त कर रहा है। तो जहां रुचि या पसंद के भाव के वाले वाक्य आ जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी ध्यान रखना कौन सा कारक होगा, संप्रदान होगा। कौन सा होगा, संप्रदान होगा। इसी से जुड़ता हुआ तीसरा तथ्य और जान लीजिए, वह क्या है। देखो दोस्तों, दो शब्द होते हैं, जानो एक बार वो दो शब्द क्या है, मैं पहले एक बार आपको बता देता हूं। एक शब्द होता है ईर्ष्या, एक शब्द क्या होता है दोस्तों, ईर्ष्या, और एक होता है क्या, घृणा। सुनने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। देखो, ईर्ष्या जहां भी होगी, हम जरूरी नहीं जिससे ईर्ष्या करते हैं उससे दूर रहें, उससे दूर रहें। हम पास रहकर भी ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं। दो सहेलियों में किसी एक विषय विशेष पर, दो दोस्तों में किसी एक विषय विशेष पर ईर्ष्या का भाव मन में हो सकता है, लेकिन जहां भी घृणा हो जाती है हम दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। रास्ते में चलते समय गंदे नाले के पास से गुजरे, बदबुआई हम करते हैं छी और दूर चले जाते हैं। लेकिन ईर्ष्या का मतलब किसी के प्रति मन में बुरा सोचना, उसके पास बैठ करके भी हम उससे ईर्ष्या रख सकते हैं। तो ईर्ष्या में पास रह सकते हैं, घृणा में दूर जाते हैं। दूर जाने का मतलब तो हो गया अलग होना। यह अगले वाले कारक में आएगा, यह अगले वाले कारक में आएगा दोस्तों। घृणा के भाव को अभिव्यक्त करेंगे तो हम कौन सा कारक लेंगे, अपादान। लेकिन यदि ईर्ष्या का भाव आए तो वहां भी दोस्तों संप्रदान कारक होता है, वहां भी कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है। तो हम अगला तथ्य लिखेंगे क्या, ईर्ष्या के भाव को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य, ईर्ष्या के भाव को अभिव्यक्त करने वाले वाक्यों में भी क्या होता है दोस्तों, संप्रदान होता है, संप्रदान होता है, संप्रदान होता है। जैसे गरीब तो अमीर आदमी से क्या करेगा, ईर्ष्या, और अमीर गरीब आदमी से क्या करेगा, घृणा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गरीब अमीर से, गरीब आदमी अमीर से, जबकि यहाँ पर देखो से लिखा हुआ है, लेकिन कारक कौन सा है यहाँ पर, ये संप्रदान। अमीर से ईर्ष्या करता है, अमीर से ईर्ष्या करता है दोस्तों। तो यह बेहद ही खूबसूरत बात थी जो मैंने आपको बताई है। किसमें बताई है आपको, संप्रदान कारक के संबंध में। यह जानना हमें बहुत आवश्यक था कि संप्रदान कारक की विशेष तथ्यात्मक जानकारी क्या होगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी, आपका जो महत्वपूर्ण और आपका पसंदीदा कारक है दोस्तों, उसकी हम चर्चा करते हैं, और वह कारक है आपका अपादान कारक। इसको एक बार देख लीजिए गौर से। अब हम बात करते हैं अगले कारक पर, पांचवा कारक और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण, क्या, अपादान कारक। विभक्ति से किसके अर्थ में आती है भाई, अलग या तुलना करने के संदर्भ में, अलग या तुलना करने के संदर्भ में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम अलग होती है, तो जो अलग हो रही है, ध्यान से समझना, जो अलग हो रही है वह तो कर्ता है, और जिससे अलग हो रही है वह अपादान है। दोनों चीजें सुन लीजिए। पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से पेन गिरा, हाथ से, तो जिससे अलग हुआ वह तो हो गया आपका अपादान, और जो अलग हुआ वह हो गया कर्ता। ध्यान दीजिए, वाक्य में प्रयुक्त, एक उदाहरण से इसको फिर समझेंगे। वाक्य में प्रयुक्त एक संज्ञा या सर्वनाम से दूसरी
संज्ञा या सर्वनाम अलग हो तो उस से अलग होने वाले को, या हम कहें तो जिससे अलग होता है वह अपादान होता है। वह अपादान होता है। लेकिन जो अलग होता है वह अपादान नहीं होता, वह कर्ता होता है। जो अपादान अलग होता है वह तो कर्ता होता है, क्योंकि वह तो कर्म कर रहा है, तो वह तो क्रिया कर रहा है। उदाहरण समझो, जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ता, हाथ से पेन, ये दोनों अलग हो रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं? अलग। अलग कौन हुआ? पत्ता। अलग कौन हुआ? पेन। हम वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है। गिरना तो क्या है दोस्तों? क्रिया है। काम किसने किया? पत्ते ने। तो जाहिर सी बात है ये क्या है? कर्ता। से का प्रयोग है। से लिखी हुई है क्या? विभक्ति। से क्या है? विभक्ति। पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर पेड़ क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। पेड़ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? अपादान हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही हुआ है, पेन हाथ से गिरा। पेन कहाँ से गिरा? हाथ से गिरा। तो गिरना तो क्या है उसकी? गिरना तो क्या है दोस्तों? क्रिया। गिरना तो क्या है? क्रिया है। और से यहाँ पर ये हाथ क्या हो जाएगा? अपादान। क्योंकि परिभाषा क्या कह रही है? जिससे अलग होता है। जिससे अलग होता है। किससे अलग हुआ? हाथ से। किससे अलग हुआ? पेड़ से। तो जिससे अलग होता है वही क्या होता है? आपका अपादान। और जो अलग होता है वह क्या कहलाएगा दोस्तों? कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? कर्ता कहलाएगा। आशा करता हूँ यह बात आपके समझ में आई। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम इसकी विशेष चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस कारक के विशेष तथ्यों में सबसे पहली बात, अपादान विशेष की हम बात कर रहे हैं। अपादान विशेष सबसे पहला वही जो हम जान चुके हैं, क्या? घृणा के भाव वाले वाक्य। घृणा के भाव वाले वाक्य। गरीब आदमी अमीर से तो क्या कर रहा था? ईर्ष्या। और अमीर गरीब से क्या करेगा? घृणा। अमीर गरीबों से घृणा करते हैं। अमीर गरीबों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, निषेध के अर्थ में, निषेध के अर्थ में अपादान। जैसे पाप मत करो, यहाँ पर ये पाप अपादान होगा, यहाँ पर गरीब अपादान होगा, है। जैसे हम बात करें तीसरे विशेष तथ्य की, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इसमें ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, निषेधता के अर्थ में क्या होता है दोस्तों? अपादान कारक होता है। घृणा के अर्थ में भी दोस्तों क्या होता है? अपादान कारक होता है। अब बात आती है भय का अर्थ, जो हम समास में भी पढ़ चुके हैं। भय का अर्थ हो तो वहाँ भी, जैसे स्वान भीत, स्वान भीत, तो जिससे डर लगेगा उससे हम क्या होंगे? दूर होंगे। तो जाहिर सी बात है स्वान यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान है। गज भीत, यहाँ पर गज क्या हो जाएगा? अपादान। एक और उदाहरण लिया था, जैसे अश्व भीत, तो यहाँ पर अश्व क्या हो जाएगा? अपादान। समझ में आ रहा है मेरे साथियों? ये विशेष तथ्य हैं अपादान कारक के कुछ, कि घृणा के भाव को अभिव्यक्त करने वाले वाक्यों में भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। निषेधता के अर्थ वाले वाक्यों में भी कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। भय के अर्थ वाले वाक्यों में भी क्या होता है? अपादान कारक होता है।
अब चलते हैं, इसी का अगला जो तथ्य है वह कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। चौथा, विद्याध्ययन के भाव, विद्याध्ययन के भाव वाले वाक्य, जैसे गुरु से अधीत है, तो गुरु यहां पर क्या होगा, अपादान। जैसे आचार्य से अधीत, तो यहां पर आचार्य क्या हो जाएगा, अपादान। कहने का आशय यही है दोस्तों, केवल और केवल, ध्यान से समझो, केवल और केवल अलग होने के अर्थ में ही आप अपादान न लें। बहुत बार परीक्षा में इस प्रकार के संबंध रखने वाले संदर्भ देकर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप भ्रमित न हो जाएं और इनका ध्यान रखें। यह मैंने आपके समक्ष उपस्थित कर दिए हैं। ये थे अपादान के विशेष तथ्य। एक महत्वपूर्ण बात आपको और रखनी है, क्या, जो आपको याद रखनी है, दो में तुलना की जाए। दो में तुलना का मतलब क्या हो गया, विशेषण की उत्तरावस्था, विशेषण की उत्तरावस्था। तो दो में तुलना कर दी जाए तो वहां भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। और यदि उत्तमावस्था आ जाती है तो वहां अधिकरण कारक होगा। विशेषण की उत्तमावस्था वाले वाक्य आ जाते हैं, राम सबसे श्रेष्ठ है, कक्षा में सबसे श्रेष्ठ है, तो यहाँ अधिकरण है। राम मोहन से अच्छा है, तो यहाँ मोहन क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा दोस्तों। राम मोहन से अच्छा है, राम मोहन से अच्छा है, तो यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा दोस्तों, अपादान हो जाएगा। अर्थात विशेषण की उत्तरावस्था में भी कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। इसे एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले कारक पर। देखो, छठा कारक, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी। क्या होता है संबंध कारक, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था, विशेष तथ्यों की बात करें तो करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक आपको भ्रमित करेंगे। बाकी और किसी कारक में फैक्ट फाइलें या विशेष तथ्य नहीं आती। इनमें तो आपको बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सर्वनाम शब्दों के साथ कोई भी कारक की विभक्ति आप लिखोगे तो वह संयुक्त लिखी जाएगी या स्वतंत्र, तो संयुक्त, और संज्ञा शब्दों के साथ स्वतंत्र लिखी जाती है। तो संबंध कारक किसे कहेंगे, वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसका किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताया जाता है, वहाँ संबंध कारक होता है। वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसका किसी अन्य के साथ संबंध बताया जाता है। जैसे वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम जिसका कर्ता या क्रिया से संबंध बताया जाता है, संबंध कारक होता है। संबंध कारक होता है। जैसे मैं कहूं मोहन का मित्र आया है, जैसे मैंने कहा मोहन का मित्र आया है। वाक्य को देखने से तो लग रहा है आना तो क्या है दोस्तों, क्रिया। काम किसने किया, मोहन ने किया, मित्र ने, तो मित्र ने, तो ये काम करने वाला कौन हो जाएगा दोस्तों, कर्ता। काम करने वाला दोस्तों कौन हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। मोहन क्या है यहाँ पर, संबंध।
तो कर्ता कौन है? मित्र है। कर्ता का जिससे संबंध बताया जा रहा है वह मोहन है, तो यह क्या हो जाएगा आपका? संबंध कारक। यह क्या है यहाँ पर? विभक्ति। यह क्या है यहाँ पर? विभक्ति। अब महत्वपूर्ण बात जो संबंध कारक में हमें ध्यान रखने की होती है वह क्या होती है? देखो, वाक्य में कर्ता और है, कारक है यहाँ पर मोहन, तो जाहिर सी बात है ये विभक्ति संबंध कारक अर्थात मोहन की विभक्ति हुई। वाक्य में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी जो लिखा हुआ है वह इस कारक की तो विभक्ति होगी। और हमें पता है कि संबंध कारक शब्द कौन है? मोहन है। लेकिन इस संबंध कारक में एकमात्र ऐसा कारक है जहां विभक्ति का लिंग और वचन स्वयं कारक के अनुसार नहीं बल्कि संबंधी के अनुसार होता है, पहले शब्द के अनुसार नहीं, अगले शब्द के। जबकि विभक्ति तो है मोहन के साथ और इसका लिंग और वचन परिवर्तित होगा मित्र के अनुसार। जैसे मोहन का मित्र, अब यहां पर मित्र पुल्लिंग है दोस्तों, तो यहां पर का लिखा। यदि यहां पर बहन लिखा होता तो हम यहां क्या लिखते? की लिखते। जबकि यह कोई कारक थोड़ी है, कारक तो कौन है? मोहन। संबंध कारक शब्द कौन है? मोहन। जबकि विभक्ति का लिंग और वचन बदल किसके साथ रहा है? संबंधी के अनुसार। तो यह विशेष तथ्य हमें इसमें लिखना है, क्या? कि संबंध कारक में विभक्ति का लिंग और वचन, विभक्ति का लिंग और वचन संबंधी के अनुसार होता है। संबंधी के अनुसार होता है। संबंध कारक में विभक्ति का लिंग और वचन संबंधी के अनुसार होता है। कहने का आशय यह हुआ कि अगर आप स्वयं कारक के अनुसार जैसे मोहन शब्द के अनुसार इसकी विभक्ति निर्धारित करते तो यहाँ भी का ही लिखा होना चाहिए था, क्योंकि मोहन शब्द पुल्लिंग है तो यहाँ पुल्लिंग आता, मोहन शब्द एक वचन है तो यहाँ पर एक वचन आता। लेकिन यदि जैसे यहाँ पिताजी लिख दूँ मैं, पिताजी, मोहन के पिताजी, मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया क्या? पिताजी लिख दिया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? के लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? के। तो इन सभी में देखने की बात यह है कि जो विभक्तियाँ हैं वो इन संबंधी शब्दों के अनुसार हैं, न कि मोहन के अनुसार। देखो यहाँ मोहन के अनुसार होती तो पुल्लिंग होती, यहाँ भी पुल्लिंग, यहाँ भी पुल्लिंग होती, पर यहाँ पर मित्र के अनुसार पुल्लिंग, यहाँ बहन के अनुसार स्त्रीलिंग और यहाँ पिताजी के अनुसार आदर सूचक के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। मोहन का कोई लेना देना नहीं रहा। यही तथ्य हमने लिखा कि संबंध कारक में जो विभक्ति होती है उसका लिंग और वचन कारक के अनुसार नहीं बल्कि संबंधी के अनुसार होता है। बस यही बात आपको संबंध कारक में दोस्तों ध्यान रखने की होती है। इसे आप एक बार देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले कारक की ओर। बिल्कुल ऐसे ही विस्तार पढ़ना है दोस्तों, तभी मजा आता है कारकों का। सातवां, अधिकरण कारक में पर, ऊपर है, नीचे, मध्य, बीच, बीचों बीच, सामने, नजदीक, निकट, ऐसे कुछ भी आ सकता है। पर अधिकरण कहा किसे जाता है? अधिकरण का मतलब होता है आधार, बेस, जहां कर्ता निर्भर होकर के क्रिया कर रहा हो। वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर काम करता है वही अधिकरण कहलाता है। वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर क्रिया करता है उसे ही क्या कहेंगे दोस्तों? अधिकरण कहेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि बिल्ली छत पर बैठी है। बिल्ली कहां बैठी है? छत पर बैठी है। तो बैठना तो क्या है दोस्तों? उसकी क्रिया। बैठना तो क्या है? उसकी क्रिया है। काम किसने किया? कर्ता ने। पर क्या है कारक की? विभक्ति। पर क्या है दोस्तों कारक की?
विभक्ति। वही लॉजिक, विभक्ति से ठीक पहला शब्द, विभक्ति का कारक तो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। अब परिभाषा लिखेंगे, फिर जानेंगे ये क्यों हुआ अधिकरण। परिभाषा क्या कह रही है कि वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर कार्य करता है, वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर कार्य करता है उसे अधिकरण कहा जाता है, उसे अधिकरण कहा जाता है। अब जरा देखो दोस्तों, यहां पर कर्ता कौन? बिल्ली। कौन से आधार पर क्रिया कर रही है? बैठने का काम इस आधार पर आधारित होकर के। तो वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर के क्रिया कर रही है वही आधार क्या कहलाता है? आपका अधिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अधिकरण कहलाता है। बेहद ही खूबसूरत और सबसे सरल है यह कारकों में कि वाक्य का कर्ता जिस बेस पर निर्भर रह रहा है वहां पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। इसके अलावा इसके विशेष में और बात की जाए तो देखो, अभी अभी मैंने कहा उत्तमावस्था, विशेषण की उत्तमावस्था, विशेषण की उत्तमावस्था वाला वाक्य मिल जाए, जैसे राम कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है। कक्षा में, तो यहां पर कक्षा क्या हो जाएगी दोस्तों? अधिकरण हो जाएगी। इसके अलावा यह तो पहली बात। दूसरी बात और जान ले हम महत्वपूर्ण में, क्या? वह उस पर गया है। लक्षणों के अनुसार होता है, जैसे राम पिताजी पर गया है, अर्थात यह उनके जैसा है, यह उनके जैसा है। तो ऐसी स्थिति में भी आपका कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है दोस्तों। कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। पुनः सुनिए इस बात को कि वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर के कार्य करता है उस आधार को, उस बेस को ही हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। इसके अलावा विशेषण की उत्तमावस्था वाला वाक्य आएगा तो वहाँ भी क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। और यदि लक्षणों के अनुरूप या उन पर चले जाना के जैसा होने वाला वाक्य आए तो भी वहाँ अधिकरण कारक होता है। एक बार इसे गौर से देख लीजिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं अगले और अंतिम कारक पर। अगला और अंतिम कारक है दोस्तों आपका कौन सा? बिल्कुल, नाम याद है, संबोधन। संबोधन कारक। विभक्ति है अरे। संबोधन किसे कहेंगे? जिसे हम पुकारते हैं उसी को संबोधन कहते हैं। अरे मेरे दोस्त, ए मित्र, हे भाई, हे भगवान। अरे यार, इसका मतलब यह हुआ कि कर्ता जिसे संबोधित कर रहा है, वाक्य का कर्ता जिसे संबोधित करता है वही संबोधन होता है। वाक्य का कर्ता जिसे संबोधित करता है वही क्या होता है दोस्तों? संबोधन होता है। तो परिभाषा में हम क्या लिख देंगे? वाक्य का कर्ता जिसे संबोधित करता है, वाक्य का कर्ता जिसे संबोधित करता है वह संबोधन कहलाता है, वह संबोधन कहलाता है। जैसे हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। तो हे तो क्या है यहाँ पर? विभक्ति। हे तो क्या है यहाँ पर? विभक्ति। और यह क्या है? संबोधन कारक। यह क्या है दोस्तों? यहाँ पर संबोधन कारक। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर यह क्रम विपरीत कैसे हो गया?
यहाँ पर यह क्रम विपरीत कैसे हो गया दोस्तों? संबोधन कारक कठिन नहीं है। संबोधन कारक के लिए हमें दो बातें ध्यान रखने की हैं। पहला, इसकी विभक्ति पहले आती है, इसकी विभक्ति पहले आती है, कारक शब्द बाद में आएगा। इसकी विभक्ति पहले आती है और कारक शब्द कहाँ आएगा? बाद में आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये विभक्तियां मैं आपको बता भी चुका हूं दोस्तों, यह वाली बात विस्मयादि बोधक अव्यय होती हैं। ये विभक्तियां ही क्या होती हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय भी होती हैं। संबोधन कारक की जो विभक्तियां होती हैं वे ही विस्मयादि बोधक अव्यय भी होती हैं। और इसके अलावा जो हमें तथ्य जानना था, क्या इन 7 कारकों के लिए संबोधन के अलावा सभी कारकों की विभक्ति वाक्य में बाद में लिखी जाती हैं, तथा कारक शब्द पहले होता है। तथा कारक शब्द कहाँ होता है दोस्तों? पहले होता है। कहने का मतलब यह हुआ, पहले से लेकर के 7वें नंबर के कारक तक, कर्ता से लेकर के अधिकरण कारक तक नियम क्या है? वाक्य में विभक्ति कहाँ होगी? बाद में। और कारक शब्द कहाँ होगा? पहले। विभक्ति कहाँ होगी? बाद में। जैसे देखो, यह विभक्ति बाद में है, कारक शब्द कहाँ है? पहले। यह कर्ता, कर्म, करण, बिल्कुल संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन 7 कारकों पर यह नियम समान रूप से लागू होता है। और अंतिम 8वां कारक है, इसके लिए हमने यहाँ लिख दिया कि इसकी विभक्ति पहले और कारक शब्द कहाँ आएगा? बाद में। जबकि अन्य में क्या होता है? कारक शब्द कहाँ आता है? पहले, और विभक्ति कहाँ आती है? बाद में। तो दोस्तों, इस खूबसूरत से बिंदु, कारक बिंदु में अगर आपको कोई समस्या रहे तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस स्लाइड को देख लीजिए। आज हम बहुत ही आसानी से और खूबसूरत तरीके से आपके कारक प्रकरण को समापन की ओर ले जा रहे हैं। जो आपका कारक प्रकरण, जो विद्यार्थी केवल इस सारणी तक सीमित समझता था, यह सभी कारकों की हम परिभाषाएं देते हुए, इसके सारे के सारे विशेष तथ्यों को जानते हुए इससे विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारी फिर से मुलाकात होगी अगली कक्षा में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।